बिहार की धरती पर वंशवादी राजनीति का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। कभी विचार और संघर्ष को सर्वोपरि मानने वाले नेता अपने परिजनों को राजनीति से दूर रखते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आजादी और लोकतंत्र की जिस धारा को यहाँ से नई ताकत मिली थी, वही धारा अब खून के रिश्तों के बंधन में उलझती नजर आ रही है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वंशवाद का मुद्दा एक बार फिर बहस के केंद्र में है। दिलचस्प यह है कि हर दल दूसरों पर वंशवादी राजनीति का आरोप तो जरूर लगाता है, मगर अपने घर के भीतर झांकने से परहेज करता है। यह वही धरती है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जहां कर्पूरी ठाकुर ने गरीब और पिछड़े तबके को राजनीतिक आवाज दी थी। लेकिन आज उस क्रांति और साम्राज्यवाद की परंपरा पर परिवारवाद का धुंध छाता नजर आ रहा है। एनडीआर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 27% जनप्रतिनिधि परिवारवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी 360 सांसद, विधायक और विधान पार्षदों में से 96 ऐसे हैं जिनके लिए राजनीति का रास्ता विचारधारा या संघर्ष से नहीं बल्कि वंश और खानदान से होकर गुजरा। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा सवाल है। क्या अब राजनीति में जनता की नब्ज से ज्यादा अहमियत खून की विरासत की है? बिहार के बड़े क्षेत्रीय दल भी इस दौर से अछूते नहीं है। जेडीयू के 81 जनप्रतिनिधियों में से 25 यानी 31% नेता वंशवादी है। आरजेडी में भी यही तस्वीर है। 100 में से 31 नेता पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। छोटे दलों में तो यह अनुपात और भी बड़ा है। हम पार्टी के 6 में से 3 और लोजपा के 8 में से 4 नेता वंशवादी पाए गए, यानी दोनों दलों में यह आंकड़ा 50% पर टिकता है। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक वंशवादी पाई गई है। बिहार के 316 पुरुष जनप्रतिनिधियों में 71 यानी 22% वंशवादी है, लेकिन महिला नेतृत्व की तस्वीर और भी गहरी है। 44 महिला जनप्रतिनिधियों में से 25 यानी 57% परिवारवादी है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जेडीयू में 75% महिलाएं वंशवादी, आरजेडी में 60%, भाजपा में 41% और कांग्रेस में 46% महिलाएं वंशवादी पृष्ठभूमि से आती है। समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी जैसे राज्यों की पार्टियों में तो यह प्रतिशत 67 से लेकर 77% तक पहुंचता है। यह दर्शाता है कि महिला नेतृत्व को राजनीति में आगे लाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन दरअसल उन्हें आगे लाने में भी परिवार और खानदान ही निर्णायक साबित हो रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वंशवाद की बढ़ती जड़ें लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। जनता को चुनाव में असली विकल्प नहीं मिल पाता, क्योंकि पार्टियां टिकट बांटने के समय जनता के नायक की जगह घराने की वारिस को तरजीह देती है। इस चलन ने युवा और गैर वंशवादी नेतृत्व की राह मुश्किल कर दी है। बिहार की राजनीति आज इस मुकाम पर खड़ी है, वहां सवाल केवल सत्ता या विपक्ष का नहीं है बल्कि लोकतंत्र की असल बुनियाद का है। क्या यह राज्य अपने पूर्वजों की तरह विचार और संघर्ष की राजनीति को जिंदा रख पाएगा, या फिर वंशवाद की छाया में लोकतंत्र और भी सिकुड़ता चला जाएगा? आगामी विधानसभा चुनाव इस सवाल का आंशिक जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जनता तय करेगी कि वह खून के रिश्तों का ताज चुनेगी या संघर्ष और विचार की मिसाल। बिहार की जमीन पर अपराध का काला साया एक बार फिर गहराने लगा है। खगड़िया जिले से आई ताजा वारदात ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि आम जनता के दिलों में खौफ की गहरी दरार छोड़ दी है। बीते शुक्रवार आरजेडी विधायक के ड्राइवर की हत्या की गूंज थमी भी नहीं थी कि परबत्ता थाना क्षेत्र के करना गांव में एक और ड्राइवर को गोलियों से भून दिया गया। वारदात की कहानी किसी फिल्मी सीन जैसी है, लेकिन यह सच्चाई है। 30 वर्षीय सुनील कुमार सिंह पेशे से ड्राइवर रात के सन्नाटे में अपने कमरे में सो रहा था, तभी नकाबपोश बदमाशों ने खिड़की से उसकी कनपट्टी, छाती और हाथ को निशाना बनाते हुए गोलियां दागी। गोलियों की गूंज अंधेरे में गुम हो गई और बदमाश फरार हो गए। सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब न मिला। खिड़की से झांकने पर बेड पर खून से लथपथ सुनील की लाश दिखाई दी। पूरे गांव में सनसनी और सिहरन दौड़ गई। सुनील के पिता कर्पूरी सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक बेटे की शादी 2018 में नारायणपुर की बल्हा गांव की लड़की से हुई थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही तल्खियां बढ़ी। पत्नी अक्सर बाजार घूमने और फिल्म देखने की जिद करती थी, जबकि सुनील शांति से घर पर रहना चाहता था। नतीजा तनाव, झगड़े और मारपीट। पिछले 5 साल से पत्नी मायके में रह रही थी। पंचायत में रिश्ता तोड़ने और 1,70,000 मुआवजे पर मामला तय हुआ था, लेकिन पत्नी तैयार नहीं हुई। पिता का दावा है कि यह अदावत बेटे की मौत की वजह बनी। छोटे भाई अनिल सिंह ने भी पारिवारिक विवाद को ही हत्या का कारण बताया। उसका कहना है कि सुनील का किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी,
लेकिन तनाव और मानसिक परेशानी जरूर उसके पीछे लगी हुई थी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने जानकारी दी कि सुबह 10 बजे हत्या की सूचना मिली। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। उनकी बात में वही पुरानी सफाई, जांच के बाद ही वजह साफ होगी। लेकिन सवाल यह है, जब ड्राइवरों की हत्या श्रृंखलाबद्ध ढंग से हो रही है तो क्या यह महज पारिवारिक विवाद का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा गैंगवार छुपा है? यह वारदात तक कोई अकेली नहीं। बीते हफ्ते अलोली में आरजेडी विधायक रामरथ सदा के ड्राइवर लक्ष्मण सदा को पुलिस पिकेट से महज 100 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई थी। वहीं गोगरी में आशा कार्यकर्ता पूनम वर्मा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। लगातार 3 बड़ी वारदातों ने पूरे जिले को खौफ और दहशत के गर्त में धकेल दिया है। बिहार में एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार एसआईआर प्रक्रिया में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती। अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए लागू होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची के पीठ ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते चुनाव आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कोई भी विस्तृत राय देने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके अंतिम फैसले का एसआईआर प्रक्रिया पर अखिल भारतीय प्रभाव पड़ेगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। रियलिटी शो बिग बॉस 19 इस समय दर्शकों के बीच खूब चर्चा में है। इस सीजन में भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी अपने स्मार्टनेस और गेम की समझदारी से सभी का ध्यान खींच रही है। नीलम गिरी न केवल अपने खेल से बल्कि अपने व्यवहार और आत्मविश्वास से भी दर्शकों का दिल जीत रही है। बिग बॉस का घर जितना मुश्किल और चुनौतियों से भरा होता है, उतना ही यह मंच प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। नीलम गिरी इस मौके का पूरा फायदा उठाती दिख रही है। बिग बॉस का इतिहास देखे तो कई भोजपुरी कलाकार इस मंच पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। नीलम गिरी से पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम इस शो का हिस्सा बन चुके हैं और दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। इनमें रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मोनालिसा और खेसारी लाल यादव शामिल है। इन सभी कलाकारों ने अपने अंदाज से शो को न केवल मनोरंजक बनाया बल्कि शो की टीआरपी भी बढ़ाई। बिग बॉस के पहले सीजन में भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने हिस्सा लिया था। उस समय यह शो नया था, लेकिन रवि किशन की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। उन्होंने अपने जोश, मस्ती और सादगी से दर्शकों को प्रभावित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वे उस सीजन के रनर अप बने। भले ही ट्रॉफी राहुल रॉय ने जीती, लेकिन रवि किशन ने शो में भोजपुरी सिनेमा की ताकत को सबके सामने दिखाया। चौथे सीजन में मनोज तिवारी बिग बॉस के घर पहुंचे। उनका व्यक्तित्व, बोलचाल और व्यवहार दर्शकों को खूब भाया। हालांकि इस सीजन में डोली बिंद्रा के साथ उनके विवाद भी चर्चा में रहे। बावजूद इसके उनकी सरलता और जमीनी छवि ने उन्हें दर्शकों के दिल में खास जगह दिलाई। इस सीजन की ट्रॉफी श्वेता तिवारी ने जीती थी। छठे सीजन में दिनेश लाल यादव ने एंट्री ली। उनकी सादगी, सरलता और मधुर आवाज ने शो में एक अलग रंग भरा। वे अक्सर अपने हास्य से घर के माहौल को हल्का रखते थे। इस सीजन की विजेता उर्वशी ढोलकिया बनी, लेकिन निरहुआ की लोकप्रियता बिग बॉस से और ज्यादा बढ़ गई। 10वें सीजन में भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा भी बिग बॉस के घर का हिस्सा बनी। उनकी एंट्री से शो में एक नई रौनक आई। उस दौरान उनकी विक्रांत सिंह राजपूत के साथ खास केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इस सीजन के विजेता मनवीर गुर्जर बने थे, लेकिन मोनालिसा ने इस मंच से अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2019 में बिग बॉस सीजन 13 में खेसारी लाल यादव ने एंट्री की। हालांकि उनका सफर लंबा नहीं चला और वे जल्दी बाहर हो गए, लेकिन उनकी मौजूदगी चर्चा में रही। खेसारी के अंदाज और व्यक्तित्व ने दर्शकों को प्रभावित किया। इस सीजन को सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था। सत्तर सालों का हिसाब दो, सिर्फ लालटेन नहीं चलेगी। तेजस्वी के आरोपों पर भाजपा का जवाब। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने
शनिवार देर रात पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आजादी के बाद से 70 सालों तक बिहार में कोई बुनियादी ढांचा नहीं बनाया। वे अब दूसरों पर आरोप लगाकर सारा दोष मढ़ रहे हैं। बिहार की जनता समझती है कि अब तक आपने कुछ नहीं दिया, न पक्की सड़कें, न बिजली, सिर्फ लालटेन, न रेलवे, न हवाई अड्डे, न कोई समुचित व्यवस्था। अपने समय में मेडिकल कॉलेज बनवाया था क्या? जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तभी तो डॉक्टर आएंगे। नर्सिंग कॉलेज बनने के बाद नर्स बनेंगी। यह सब बातें जिसके पास विवेक नहीं है वह भी समझता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, इसके बाद ही फैकल्टी और स्टाफ मिलता है। बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें अब तक 141 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया है। रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के आखिरी चरण का कार्यक्रम होना है। अभी तक 141 विधानसभा कवर हो चुकी है और चौथे चरण के खत्म होने तक 154 विधानसभा कवर हो जाएगी। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी उत्साह है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक उत्साहित है। एनडीए का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसे पूरा करने के लिए सभी लोग लगे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे आयोजित हुआ उसी समय एनडीए में चट्टानी एकता दिखाई पड़ी। उसके बाद ही तय किया गया था कि हर विधानसभा और जिले में ऐसे सम्मेलन होंगे। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जहां जहां हुए वहां लोगों की भारी भीड़ आई। हैरान करने वाली बात है कि इसमें महिलाएं आधी से ज्यादा संख्या में पहुंच रही है, जो दिखाता है कि एनडीए के प्रति महिलाओं का कितना रुझान है। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े रहे। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।